नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 फरवरी। आज हम लोग देखेंगे कि दैनिक क्विज के सत्र में कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न पीएलआई योजना से संबंधित है। पीएलआई योजना सरकार के द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में लागू की जा रही है। इसके अनुसार कौन कौन से कथन यहां पर सत्य हैं। थोक दवाओं के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, चिकित्सा उपकरणों के लिए। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, जब भी हम लोग पीएलआई स्कीम की बात करते हैं तो हमेशा तीन चीजें याद रखिएगा। इस योजना के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो तीन हैं। एक तो है जो हमारा आयात होता है, यानी कि जो इंपोर्ट होता है, हमें उसको समाप्त करना है। दूसरा, इसके लिए हम रोजगार सृजन करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट की फैक्ट्री अगर इंडिया में लगेगी तो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, तो बड़े मात्रा में जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा। और दूसरा है कि घरेलू विनिर्माण जो होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया के अंदर करेंगे, उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसको आप आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़ सकते हो। ये तीन ऑब्जेक्टिव जो थे वो पीएलआई योजना इसी वजह से स्टार्ट करी गई थी। तो मोबाइल की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, मेडिकल इक्विपमेंट, सोलर मॉड्यूल, धातु का जो खनन है, ड्रोन, ऑटोमोबाइल, इन सब सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम्स को लागू करा गया था। बेसिकली कुछ कर से छूट मिल जाती है, या जो आयात निर्यात में शुल्क लगते हैं उसमें छूट मिल जाती है। इसी के साथ साथ जब कोई फैक्ट्री लगती है तो भूमि अधिग्रहण होता है, तो ये काफी सरल कर दिया जाता है। तो ऐसी कई सारे जो रियायतें हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत सरकार जो है वो देती है। अब देखिए, चर्चा में क्यों आया, पीआईबी का आर्टिकल है। यहां पर देखिए वही चीज आ जाएगी। मेडिकल इक्विपमेंट में जो हाई वैल्यू दवाई होती है या हाई एंड के चिकित्सा उपकरण होते हैं, उसका अभी हम लोग आयात करते हैं, तो उस पर हमको निर्भरता में कमी लानी है। इस वजह से 166 करोड़ रुपए की पहली जो प्रोत्साहन राशि है उसको यहां पर जारी करा गया है। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो देखिए, इसमें थोक दवाओं की बात करेंगे तो ये भी सही है, फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे तो ये भी सही है, चिकित्सा उपकरण भी सही है। तो यहां पर तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। HD 3385 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक परीक्षा में इसी नाम से ही पूछा जा सकता है। आपके सामने चार कथन है, कोशिश करिए इसको लगाने की। अब आज ही देखिए, आईसीएआर जिसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी तरफ से घोषणा करी गई है। इन्होंने गेहूं की एक वैरायटी डेवलप करी है जिसका नाम ही रखा गया है HD 3385। बेसिकली जब भी हाई टेम्परेचर होगा ना, उसमें भी ये गेहूं का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस टाइप की वैरायटी है, इस वजह से ये न्यूज हाईलाइट हो गई है। अब यहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके बारे में भी हमको जानना है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी याद रखिएगा। बागवानी की बात कर लें, फिशरीज इंडस्ट्री होती है, या पशु विज्ञान जो होता है, इनसे संबंधित और कृषि के अंतर्गत तो रहता ही है इसमें प्रावधान। इन तीनों के लिए जो सबसे हाई लेवल बॉडी होती है रिसर्च के लिए और एजुकेशन के पर्पस से लिए, वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब देखिए, अब आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईसीएआर द्वारा विकसित गेहूं की ताप प्रतिरोधी किस्म है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से कथन सत्य हैं। नई स्टार्ट संधि 2011 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के परमाणु हथियारों को सीमित करना है। यूएसए और रूस इस संधि का हिस्सा हैं। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, आज ही न्यूज आई है, यहां पे रूस के राष्ट्रपति जो हैं पुतिन, इन्होंने इस संधि से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अब यह बात सही है कि 2011 में इस संधि को लागू करा गया था। यह नई स्टार्ट संधि है, ठीक है। स्टार्ट का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो पहली वाली ट्रीटी की बात करेंगे तो ये 1994 में इसको लागू करा गया था, और दूसरी वाली 2011 में लागू करी गई थी। अब इसके हस्ताक्षरकर्ता देश यानी कि यूएसए और रशिया की बात करेंगे तो इनको अपने जो परमाणु हथियार हैं या जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इसको लिमिटेड करना था। दोनों देश एक दूसरे के अंदर जाके विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब चूंकि रूस इसका सदस्य नहीं रहा है, इस वजह से ये वाला कथन गलत हो जाएगा। तो पहले के दोनों कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यह फरवरी का महीना है, सूर्य गुलाबी राजहंसों से आच्छादित आर्द्र भूमि पर जगमगा रहा है। आपके सामने ये जो दो कथन है, उसका उपयोग करते हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका पता लगाना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ठाणे ग्रीक। अब ठाणे जो है, ये समझ में आ गया होगा कि महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर ठाणे ग्रीक के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। इसको इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर करा गया है। मरीन अभ्यारण्य का नाम सुना होगा आपने, मरीन सेंचुरी जिसको बोलते हैं, तो ये सेकंड है महाराष्ट्र का। अगर पहले मरीन अभ्यारण्य की बात करेंगे तो उसका नाम था मालवन। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा।
यहाँ ये बेसिकली फेमस किस चीज के लिए, यहाँ पे मैंग्रोव बहुत अच्छी मात्रा में है, और प्लस फ्लेमिंगो पक्षी के बारे में सुना होगा, वो भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर चिल्का झील आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इसकी लोकेशन आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। अगर एशिया के सबसे बड़े लगून की बात करते हैं तो उसमें चिल्का का नाम आता है, और वर्ल्ड की बात करेंगे तो सेकंड नंबर का लगून है ये भी ठंड के दिनों में जितने प्रवासी पक्षी होते हैं तो उनका एक आश्रय स्थल बन जाता है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भी आता है, इसको भी याद रखिएगा। पुलिकट झील की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील में सेकंड नंबर पे नाम आता है पुलिकट का। थोल झील की बात करेंगे तो ये गुजरात के अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगी, और ये चारों ही ऑप्शन यहां पर एकदम ठीक बैठते हैं, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी। अब द हिंदू के फ्रंट पेज पर आप देखोगे आपको ये फोटो मिल जाएगी, तो यहां पर ये वाडला आर्द्र भूमि है, ये भी अहमदाबाद में पड़ती है, तो एक आपका फैक्ट यहां से भी तैयार हो जाएगा। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं इन्हीं को फ्लेमिंगो के नाम से जानते हैं। 2021 में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। पहला कथन, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार करी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा। सही कथन की पहचान करिए। वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। देखिए पहला वाला कथन, जब इल्तुतमिश का शासन था तभी चंगेज खान जो थे ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1325 से लेकर और लगभग 51 तक रहा है। बट तैमूर का हमको पता है 1398 में इनका आक्रमण हुआ था, तो ये वाला कथन एकदम गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, तो इनका भी कार्यकाल अगर आप देखोगे तो 1422 से लेकर ये 46 तक रहा है। और जबकि वास्को डिगामा का पता है 1498 में 1498 में केरल के तट पर ये पहुंचे थे, तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक कथन यहां पर सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आज के तथ्य पे नजर डालते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, शॉर्ट फॉर्म में TKDL भी इसको कहते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ है, TKDL यूरेशियन पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको EPO कहते हैं, और तीसरा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इन तीन संस्थाओं के बीच में समझौता हुआ है। अब किस चीज के बारे में समझौता है इसको जानते हैं। देखिए ये जो TKDL है ना, इसको पहले आपको समझना होगा कि ये क्या है। देखिए ये एक तरीके का डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब होता है जहां पर सूचनाओं का संग्रह किया गया है। 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब देखिए आपको पता है कि जब भी भारत की बात होती है तो भारत की एक अपनी संस्कृति रही है, एक अपना पारंपरिक ज्ञान रहा है। अब ये जो पारंपरिक ज्ञान है ना, ये किन किन क्षेत्रों में, देखिए चाहे आयुर्वेद की बात कर लें, योग की बात कर लें, सिद्ध की बात कर लें, यूनानी की बात कर लें, तो ये सब जो ज्ञान हमारे पास है, इसके अलावा जो विज्ञान से संबंधित हमारे पास तथ्य हैं, जो पहले की नॉलेज रही है भारत की, उसको भी, इन सारी चीजों को ना हमको संरक्षण करने की जरूरत है। तो इसको संरक्षित करने के लिए कि भैया इसकी कभी पायरेसी ना हो जाए, ठीक है, इसको कोई चुरा ना ले, इसको कोई नष्ट ना कर दे, उस वजह से हमने एक डेटाबेस का निर्माण करा था जिसको TKDL के बारे में जानते हैं। और वहां पर भारत का सारा पारंपरिक ज्ञान, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से संबंधित हो या वो साइंस से संबंधित हो, वो सब कुछ हमने यहां पर स्टोर करके रखा हुआ है। यहां पर पौधों के जो औषधि गुण होते हैं इनके बारे में भी कई सारी नॉलेज है। अब ये जो सारी नॉलेज यहां पर है, इसको क्या है कि दूसरे देश अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो यहां पर CSIR हो गया, आयुष मंत्रालय हो गया, तो इनके संपर्क में आके इनके साथ समझौता करते हैं। तब ये लोग ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इस पे और ज्यादा रिसर्च करना, इसका यूज करना, दूसरे देशों तक इसको पहुंचाना, इसका काम यहां पर देखा जाता है। अगर इस लाइब्रेरी की बात करें तो इस लाइब्रेरी के अंदर 5 भाषाओं में ये भारत का जो सारा ज्ञान है उसको संकलित करा गया है। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और इंग्लिश। तो इसको ध्यान रखिएगा। TKDL क्या है इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार ट्रीटी की बात हो रही है तो मैं आपसे एक ट्रीटी पूछता हूं। आपने सुना होगा NPT के बारे में, और दूसरी है CTBT के बारे में। मेरे को कमेंट करके बताइए ये ट्रीटी किस चीज से संबंधित है। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।